नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रिजेश। नए साल में शहर का सुनहरा मौका है आपके पास। टूरिस्ट प्लेस और टूरिज्म इंडस्ट्री आपका स्वागत करने को बेताब है। नोटबंदी के बाद इस बार न्यू ईयर पर अट्रैक्टिव ऑफर्स और पैकेजेस हैं जो कि काफी सस्ते भी हैं। आइए देखते हैं क्या खास है आपके लिए। इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वालों के लिए गुड न्यूज है। नोटबंदी के बाद टूरिस्ट पैकेज काफी सस्ते हो गए हैं। टूरिज्म पर नोटबंदी का असर, टूरिस्ट के लिए बम्पर ऑफर। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस बार सस्ते ऑफर्स की भरमार है। नोटबंदी के बाद पहले टूरिस्ट सीजन में टूरिस्ट पैकेज 20 से 30% तक सस्ते हो गए हैं। 20 से 30% सस्ते टूरिस्ट पैकेज। नए साल में करो सस्ती सैर। बुकिंग कम होने से पैकेजेस सस्ते हो गए हैं। विदेशी और देसी सैलानियों में कमी आई है। नए साल में सस्ती सैर। आपको बता दें कि अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो 20 से 25% सस्ते पैकेज आपको मिल सकते हैं। अगर केरल जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको 20% कम रेट मिलेंगे। ओडिशा में 25 से 30% सस्ते पैकेज मिलेंगे, जबकि गुजरात में करीब 20% कम रेट पर आपको पैकेज मिलेंगे। तमिलनाडु में 25% तक डिस्काउंट मिलेगा और राजस्थान में 20% तक छूट मिलेगी। तो आप भी नोटबंदी का फायदा उठाना चाहते हैं और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इस टूरिस्ट सीजन में आपके लिए कई ऑफर हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और क्या खास ऑफर्स हैं आपके लिए और ये ऑफर्स की भरमार क्यों आ रही है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अश्वनी कक्कड़ जी हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन मर्करी ट्रैवल्स। बहुत स्वागत है अश्वनी जी आपका। और पहला सवाल मेरा यही है कि डीमोनेटाइजेशन का टूरिज्म पर क्या असर आप देख रहे हैं? क्या इसकी वजह से टूर पैकेज सस्ते हुए? बेशक देखने की बात यह है कि काफ़ी कंट्रीज जो हैं, बाहर के मुल्क जो हैं, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ट्रैवल एडवाइजरीज का इस्तेमाल किया हुआ है इस वक्त। और उन्होंने कहा है कि डीमोनेटाइजेशन के वक्त में जाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपको रुपए नहीं मिलेंगे, आप लोकली काफ़ी परेशान होंगे। तो हमारी एडवाइस ये है कि आप अपना ट्रिप या तो पोस्टपोन कर दें या अभी के लिए कैंसिल कर दें। तो इसकी वजह से काफ़ी फॉरेनर्स ने या तो अपने ट्रिप पोस्टपोन कर दिए हैं या उन्होंने अभी के लिए कैंसिल कर दिए हैं। उसकी वजह से काफ़ी होटल खाली पड़े हुए हैं और जो डोमेस्टिक कैरियर्स में भीड़ भड़क्का रहता था वो भी भीड़ भड़क्का थोड़ा कम हो गया है। दूसरी ओर देखने की बात यह है कि जो कंज्यूमर गुड्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए ये पीक पीरियड रहता है, उन्होंने अपने सेल्स के लोगों को भी मतलब उसमें थोड़ी कटौती कर दी है, उनकी ट्रैवल में कटौती कर दी है, अपनी एडवर्टाइजिंग में कटौती कर दी है। और उसकी वजह से इसमें एयरलाइंस भी काफ़ी मतलब सीट लोड फैक्टर डाउन है और होटल्स की ऑक्यूपेंसी भी इस वक्त कम है। जी, ये तो डीमोनेटाइजेशन का कहीं ना कहीं असर दिख रहा है, अश्वनी जी ऐसा मानते हैं। लेकिन सर, अब तो ऐसे में कह सकते हैं कि घूमने का अगर कोई प्लान बना रहा है तो उसके लिए तो ये सुनहरा मौका है। देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली ये सबसे बड़ा पीक पीरियड होता था, इसमें भाव बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाते थे। मगर आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि पिछले साल की निस्बत 20 से 30% कम भाव में आपको वही डेस्टिनेशन मिल रहा है। तो अगर आप देखें जैसे कि गोवा जाने का हो या केरला जाने का हो या राजस्थान जाने का हो, आज की तारीख में भी जो टॉप एंड के होटल्स इस वक्त 75,000 रुपए पर नाइट में रूम बिकता था, आज की तारीख में वहां अवेलेबिलिटी खाली नजर आ रही है। और वो लोग अच्छे भाव में जो कस्टमर आ रहा है उसके साथ नेगोशिएट करके देने को तैयार हैं। जी, तो 20 से 30% की कमी आई है जैसे कि अश्वनी बता रहे हैं। अगर इस डिस्काउंट की बात करें सर कि ये कितने समय तक रहेगा, तो कब तक ये अवेल किया जा सकता है? देखिए, बाहरी पर्यटक तो इस वक्त कतरा रहे हैं भारत में आने से, क्योंकि जब तक वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं सिर्फ रुपए लेने के लिए, तो मैं कैसे इन सब चीज़ों का सामना कर पाऊंगा। कई कस्टमर तो ऐसे हैं जो ताजमहल से जिनको मोड़ दिया गया है, वो केवल ताजमहल देखने के लिए भारतवर्ष आए थे और वहां से निराश गए हैं। तो उनकी जो स्टोरीज हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, उससे काफ़ी लोग भारतवर्ष आने के लिए कतरा रहे हैं।
और उसकी वजह से ये जो मतलब सीट लोड फैक्टर कम हुए हैं, ऑक्यूपेंसीज होटल्स की कम हुई है, इसकी वजह से ये 20 से 30% का जो फायदा हो रहा है वो घरेलू कस्टमर को ज्यादा होगा, और फॉरेन कस्टमर भी अगर आना चाहे तो उसको अब अवेलेबिलिटी मिल रही है, उसको प्राइस भी अच्छा मिल रहा है, मगर वो फिर भी शायद ना आ पाए। अश्विनी जी, अगर आउटबाउंड टूर की बात करें तो ये किन देशों का सस्ता हुआ है? देखिए, जो इंडिया आउटबाउंड की स्टोरी थी, जो भारतीय पर्यटक बाहर जाते थे, उसमें भी कटौती हुई है, क्योंकि देखिए कुछ लोग सिर्फ कैश का इस्तेमाल करते थे बाहर जाने के लिए, और वहां पे मतलब डॉलर्स वगैरह, क्योंकि रुपी मोर और लेस काफी कंट्रीज में आजकल एक्सेप्टेबल करेंसी के रूप में माना जाता था, मगर अब क्या है कि वो लोग भी जाने से कतरा रहे हैं, तो आउटबाउंड ट्रैफिक कम हुआ है, उसकी वजह से बाहर के मुल्कों में भी थोड़ा सा भारतीयों के प्रति कम भाव इस वक्त प्राप्त है। जी, तो डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए तो अब एक अच्छा अवसर है, जैसा कि अश्विनी जी बता रहे हैं, और डीमोनेटाइजेशन का कहीं ना कहीं असर दिख भी रहा है। इसकी वजह से जो पैकेज टूर हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे, 20 से 30% सस्ते हैं। लेकिन अगर डीमोनेटाइजेशन की बात करें सर, तो ये इसका असर कब तक देखते हैं आप? टूरिज्म पर कब तक इसका असर रहेगा? देखिए, इसको मैं दो भागों में तोड़ना चाहूंगा। पहला भाग तो है एविएशन सर्कल। एविएशन में इतना बढ़िया ग्रोथ मोमेंटम था, एक 22% की एवरेज ग्रोथ पिछले मतलब 1.5 वर्ष से ऐसी ही चल रही थी, और ये इसका मेन रीजन था कि ये जो एयर टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस हैं वो थोड़े कम हुए हैं, और उसकी वजह से काफी भाव अच्छे मिल रहे थे, और वो 22-23% का ग्रोथ मोमेंटम था, उसमें एक ब्रेक आ जाएगा। वो ग्रोथ मोमेंटम टूट के मेरे ख्याल से 7-8% भी रह जाए तो मैं काफी खुश रहूंगा। मुझे तो नहीं लगता है कि वो 5-7% भी रह पाएगा। एक बात तो ये हो गई शॉर्ट टर्म में, और दूसरी बात यह है कि दूसरा जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर है, होटल्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उसमें तो निश्चित बात है कि 20 से 30% का ड्रॉप हो गया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो वो सेक्टर भी काफी मतलब सॉफ्ट रहेगा। और ये जो पीक पीरियड है, देखिए लीन पीरियड में अगर ये हो तो उसमें कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, मगर अगर ये पीक पीरियड में रहेगा तो जो भारत की बड़ी बड़ी या इवन छोटी ट्रैवल कंपनीज हैं, टूरिज्म कंपनीज हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इंडिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कमी नहीं है, बावजूद इसके वर्ल्ड टूरिज्म में हम 40वें नंबर पर आते हैं। यूरोप और अमेरिका इंडियन टूरिस्ट को अपने यहाँ खींच रहे हैं, जबकि इंडिया विदेशी सैलानियों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इंडिया की ब्रांडिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। फॉरेन टूरिस्ट के लिए हम कुछ नया नहीं पेश कर पा रहे हैं। ये कब तक सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने आते रहेंगे? टूरिस्ट पॉलिसी में ऐसा नया क्या है जो विदेशी सैलानियों को इंडिया विजिट करने के लिए अट्रैक्ट करे? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। India because we're in the yoga sector in Turkey, and this is all our students, and they're interested in the Indian culture and yoga. That's why we prefer India. टर्की से आई इस विदेशी महिला टूरिस्ट को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि विदेशी टूरिस्ट भारत क्यों आना चाहते हैं, लेकिन अब उसे भी कुछ नया चाहिए। अब हम पुराने तौर तरीकों से पर्यटकों को अपने यहाँ ज्यादा नहीं बुला सकते हैं। इस टूरिस्ट का कहना है कि वो टर्की से योगा सेंटर चलाती हैं, लेकिन भारत में वो अपने स्टूडेंट के साथ योगा सीखने और यहाँ की संस्कृति जानने आई है। वजह साफ है कि अब हमें कुछ इसी तरह के टूरिज्म को प्रमोट करने की आवश्यकता है, लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अन्य देश इस ओर तेजी से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 8.03 मिलियन, जबकि भारत से विदेशों में जाने वाले पर्यटकों की संख्या 20.38 मिलियन के भी पार पहुंच गई। हमारा 6 महीने का टूरिज्म है राजस्थान में, अक्टूबर टिल मार्च। 6 महीने के लिए हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। क्लाइमेटिकल कंडीशंस के हिसाब से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, नाइट टूरिज्म है, उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को प्रदेश के हिसाब से देखें तो राजस्थान 6वें नंबर पर आता है।
विदेशी टूरिस्ट को अपने यहाँ सबसे ज्यादा खींचने वाले राज्यों में पहले स्थान पर तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। साल 2015 में भारत में कुल 2,33,26,163 विदेशी पर्यटक आए, लेकिन इनमें से राजस्थान में कुल 14,75,311 टूरिस्ट ही पहुंचे। तमिलनाडु से ज़्यादा लोग आते हैं श्रीलंका से, तो दैट्स वाई तमिलनाडु बिकम टॉप पोजीशंस में। इनका कहना है मतलब नहीं कि नेबरिंग कंट्री का टूरिस्ट हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखते, नेबरिंग कंट्री का टूरिस्ट भी हम लोग के लिए काफ़ी मायने रखते हैं, लेकिन दिस इज़ द रीज़न वाई तमिलनाडु वेस्ट बंगाल आर टॉप इन पोजिशन। राजस्थान पर्यटन के लिहाज से देश में किसी भी राज्य से कम नहीं है। यहाँ सन, सैंड और सी यानी सूर्य, रेत और समुद्र के रूप में झीलें भरपूर हैं, लेकिन कमजोर मार्केटिंग और पुराने तौर तरीकों की वजह से सैलानी दूसरे राज्यों में जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसके अलावा सरकार की सोच भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि टूरिज्म से वो कमाना तो खूब चाहती है, लेकिन बजट मात्र 62 करोड़ को लेकर चलती है, जबकि दूसरे राज्य में टूरिज्म पर खर्च 100 करोड़ से भी ज्यादा है। रोड कनेक्टिविटीज़ है, एयरलाइंस कनेक्टिविटीज़ है, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मोनूमेंट्स के रखरखाव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्लस जो मार्केटिंग सिस्टम है। यूरोप और अमेरिका की नज़र अब हमारे पर्यटकों पर है और वे उन्हें लुभाने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग पर भी जोर दे रहा है। वहीं बीते 67 सालों की बात करें तो भारत विश्व रैंकिंग में 40वें पायदान पर आता है, यानी 39 देश ऐसे हैं जहां हमसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जाते हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर हम विदेशी पर्यटकों के मामले में पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? इसके सवालों का कई जवाब है और इन जवाबों को भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों को तलाशना है और उसे धरातल पर उतारना है, वरना वह दिन दूर नहीं जब हम कई रैंकिंग और नीचे पिछड़ जाएंगे। कैमरा पर्सन विजय किरण के साथ सचिन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और इस वक्त एक बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है। अहमदाबाद के माणिक बाग में 21 लाख के नए नोट बरामद हुए हैं। गुजरात पुलिस के एसओजी टीम ने ये नोट पकड़े हैं। 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो 21 लाख के नए नोट बरामद हुए हैं अहमदाबाद के माणिक बाग से। केतन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। केतन, लगातार नए नोट बरामद हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि बड़ा रैकेट चल रहा है। जी बिजनेस इस तरह की एक मुहिम भी चला रहा है जिसमें हम दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर किस तरह से वो नोट उपलब्ध हैं जो एटीएम में और बैंक में नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए हम जो मुहिम चला रहे थे उसको एक बार फिर एक मोहर लगा दी गई है। अभी अहमदाबाद पुलिस ने माणिक बाग इलाके से 21 लाख की नई नोटों के साथ 5 लोगों को हिरासत में लिया है जो इसी काम में लिप्त थे। हम लगातार 2 दिन से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नए नोट आरबीआई है वो अलग अलग बैंकों में तो देते हैं, लेकिन बैंकों से लोगों के पास ये नोट नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जो ज्यादा पैसे दे, जो कमीशन दे, उनके पास जरूर पहुंच जाते हैं। कहीं न कहीं बैंक के कर्मचारी है वो इसमें लिप्त होने की हमने एक निर्देश दिए थे, उसको कहीं न कहीं पुष्टि मिलती हुई आज देख रहे हैं। और 2 दिन के अंदर अकेले गुजरात में 1.25 करोड़ की नई नोट है वो बरामद हुई है। अगर हम बात करें तो सूरत में 76 लाख, पोरबंदर में 35 लाख और आज अभी अहमदाबाद में है 21 लाख की नई नोट बरामद हुई। तो आखिरकार ये नोट कहां से आती है? नोट आने का जरिया एकमात्र बैंक होती है, तो बैंकों से ही कहीं न कहीं लीकेज है जिससे कि ये नोट है वो कमीशन के बेस पर बाहर तगड़े कमीशन देकर उसको बेची जा रही है। तो कहीं न कहीं आज अहमदाबाद पुलिस के एसओजी ग्रुप को ये कामयाबी मिली है कि इसको ये नई नोट बरामद हुई है और अब 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब उनकी पूछताछ से ये सामने आएगा कि आखिरकार ये नोट उनको किन बैंकों से मिला है। चलिए, जांच का विषय है, लेकिन लगातार नोट की बरामदगी हो रही है, नए नोटों की बरामदगी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका केतन इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां आईटी विभाग की छापेमारी में 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट बरामद हुए हैं। आईटी विभाग ने ये नोट बरामद किए। 90 लाख के पुराने नोट भी बरामद हुए हैं और साथ ही 32 किलो सोना भी बरामद हुआ है। हवाला डीलर के बाथरूम से ये बरामदगी हुई है। तो एक बड़ा कैच मिला है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि लगातार पूरे देश में इस तरह की नए नोट, पुराने नोट की बरामदगी जारी है और साथ ही सोना भी मिल रहा है।